क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था नासिरुद्दीन महमूद, उसको मैंने आप लोगों को बताया कि वास्तविक शासक कौन था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको नासिरुद्दीन के अंतर्गत बलबन, जो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, उसके कार्यों को बताया गया था। इसके बाद देखते हैं कि बलबन की पदच्युति और पुनः नियुक्ति। बलबन को अपने पद से हटा लिया गया था और पुनः उसे किस प्रकार से लिया गया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, कई बार डिटेल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि बलबन को अपने पद से किस षड्यंत्र के द्वारा बलबन को अपने पद से हटाया गया था। 1249 ईस्वी में बलबन को नायब ए मुमालिकत के पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। और उसी वर्ष बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया था। इससे शासन तंत्र पर बलबन का वर्चस्व कायम हो गया और उसका प्रभाव भी बढ़ गया था। उसने अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करके अपने संबंधियों तथा विश्वस्त अनुयायियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था। बलबन की बढ़ती हुई शक्ति से अन्य महत्वाकांक्षी सरदारों में असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने संयुक्त रूप से बलबन के विरुद्ध सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिए। ऐसे लोगों में इमामुद्दीन रिहान, जो कि एक धर्म परिवर्तित हिंदू था, कुतलुग खां, किशलू खां, अलखान खां और सुल्तान की माँ भी सम्मिलित थी। इनका नेता इमामुद्दीन रिहान था। वह राजनीतिक षड्यंत्रों और जोड़ तोड़ में काफ़ी कुशल था। इन लोगों ने सुल्तान की विश्वास दिलाया कि बलबन की बढ़ती हुई शक्ति सुल्तान के लिए घातक सिद्ध होगी और बलबन की स्वामी भक्ति दिखाना एक नाव मात्र है या दिखावा मात्र है। सुल्तान को भी बलबन का निरंकुश व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था, अतः उसने भी सुल्तान की शक्ति को कम करने का निश्चय किया। तदनुसार उसने मार्च 1253 ईस्वी में बलबन को नायब का पद से हटा दिया और उसके स्थान पर इमामुद्दीन रिहान को नियुक्त किया गया। बलबन को अपनी हांसी की जागीर में चले जाने को कहा गया। इसके बाद बलबन के कृपा पात्रों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर नई नियुक्तियां की गई। षड्यंत्रकारियों को आशा थी कि बलबन अपने पद से हटाने के बाद बौखला जाएगा और बलबन विद्रोह कर देगा, परंतु बलबन ने पूर्ण सम्मान के साथ शाही आज्ञा का पालन किया और हांसी चला गया। बाद में उसे हांसी से नागौर जाने को कहा गया। बलबन ने पुनः शाही आज्ञा का पालन करके अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। बलबन की पदच्युति के बाद रिहान का शासन दिन प्रतिदिन असहनीय होता गया। वह भारतीय मुसलमान था और उसकी अधीनता में काम करना विशुद्ध तुर्कों को ठेस पहुंचाने वाला था या तुर्कों को ये पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रिहान के शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगी। निजाम ने रिहान के शासनकाल में बढ़ती हुई अव्यवस्था का जो वर्णन किया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण जरूर है। सत्य तो यह है कि कुलीन तुर्क सरदारों को एक भारतीय मुसलमान का नेतृत्व पसंद न आया और उन्होंने संयुक्त रूप से बलबन से राज्य का कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया। असंतुष्ट तुर्क अमीर अपने सैनिक दस्तों के साथ राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। बठिंडा के निकट विद्रोहियों ने अपना शिविर लगाया। सुल्तान का भाई जलालुद्दीन भी उनसे जा मिला। रिहान के आग्रह पर अक्टूबर 1254 ईस्वी को सुल्तान सेना सहित विद्रोहियों का सामना करने के लिए रवाना हुआ। प्रारंभिक झड़पों में ही शाही सेना के पैर उखड़ गए और वह हांसी की तरफ पलायन कर गई। बाद में दोनों पक्षों के अमीरों की मध्यस्थता में एक भीषण गृह युद्ध टल गया। बलबन को पुनः नायब के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद पुनः नई नियुक्तियां की गई और कई अधिकारियों को वहाँ हस्तांतरित किया गया। निजाम ने मिन्हाज ने रिहान के लिए षड्यंत्रकारी, दुष्ट, अपहरणकर्ता आदि शब्दों का प्रयोग किया है और ईश्वरी प्रसाद शर्मा भी रिहान के बारे में ऐसा ही मत व्यक्त करते हैं। रिहान ऐसा व्यक्ति नहीं था।
बलबन की पदच्युति सुल्तान की इच्छा का परिणाम थी। पदच्युति हिंदुस्तानी मुसलमानों के दल का तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह था। इसी प्रकार रिहान की पदच्युति उसके खराब शासन के आधार पर नहीं की गई थी, अपितु तुर्क सरदारों के संगठित दबाव के कारण की गई थी। अन्यथा सुल्तान उसे बदायूं की जागीर नहीं सौंपता। इसके बाद बलबन नासिरुद्दीन की मृत्यु तक अपने पद पर बना रहा। नेक्स्ट है बलबन द्वारा अन्य विद्रोहों का दमन। बलबन अपनी पदच्युति के लिए जिम्मेदार लोगों को क्षमा नहीं कर पाया। उसने अपना प्रतिरोध लेना चाहता था ताकि वे दोबारा षड्यंत्र करने में कामयाब न हो सके। इस दृष्टि से उसने रिहान को बदायूं से बहराइच और कुतुब खां को मुल्तान से उच्च से अवध स्थानांतरित करवा दिया। इससे दोनों असंतुष्ट हो गए। सर्वप्रथम रिहान ने विद्रोह किया। बलबन ने तत्काल कार्रवाई की। युद्ध में रिहान परास्त हुआ और पकड़ा गया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कुतुब खां ने शाही आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सुल्तान के प्रतिनिधि को परास्त करके खदेड़ दिया। इस पर बलबन स्वयं अवध की तरफ बढ़ा। कुतुब खां हिमालय की तरफ भाग गया और बलबन वापस आ गया। बलबन के लौटते ही कुतुब खां ने अवध पर पुनः अधिकार जमा लिया और कड़ा मणिपुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह परास्त हुआ और उसने भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में हिंदू राजा रणपाल की शरण ली। बलबन ने रणपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसका राज्य दोनों ही बर्बाद हो गए, परंतु उसने शरणार्थी को बलबन के हवाले नहीं किया। इसी समय बलबन ने एक अन्य भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मुल्तान और उच्च के नए सूबेदार किशलू खां को बलबन का प्रतिस्पर्धी था ने विद्रोह को झंडा फहरा दिया और अपनी सेना सहित कुतुब खां से जा मिला। दोनों की संयुक्त सेना ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। बलबन ने असंतुष्ट कुछ अन्य अमीर भी उससे जा मिले। राजधानी के कुछ अमीरों ने भी विद्रोहियों के साथ साठगांठ कर ली थी। इसमें शेखुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन और काजी भी सम्मिलित थे। योजना यह थी कि विद्रोही सेना के आते ही दिल्ली नगर के द्वार खोल दिए जाएंगे, परंतु समय से पूर्व ही योजना का पता चल गया और विद्रोहियों लोगों को दिल्ली से बाहर उनकी जागीरों में ही भेज दिया गया। विद्रोही सेना दिल्ली पहुंच गई, परंतु जब विद्रोहियों को सही स्थिति की जानकारी मिली तो वे भाग खड़े हुए, क्योंकि बलबन एक शक्तिशाली सेना के साथ उनका पीछा करता हुआ दिल्ली के पास पहुंचा था। इस घटना के बाद कुतुब खां का नाम सुनने को नहीं मिलता, परंतु किशलू खां ने मंगोलों की सहायता से 1258 ईस्वी तक मुल्तान और उच्च पर अपना अधिकार बनाए रखा। इसी वर्ष बलबन ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और किशलू खां भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि षड्यंत्रकारियों के विद्रोह से किस प्रकार से दिल्ली को बलबन ने सुरक्षित रखा और विद्रोहियों को एक नहीं होने दिया और उनका पहले ही पता लगाकर उन परिस्थितियों को अपने फेवर में कर लेता था। आगे देखते हैं नासिरुद्दीन की मृत्यु। नासिरुद्दीन 1265 ईस्वी के अंत में सुल्तान अचानक बीमार पड़ गया और 18 फरवरी 1266 ईस्वी के दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार देखते हैं कि नासिरुद्दीन की मृत्यु के समय सुल्तान इल्तुतमिश का कोई वंशज जीवित नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि मरने से पूर्व नासिरुद्दीन अपने ससुर बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गया था। अतः बलबन द्वारा किसी प्रकार के षड्यंत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन के पूर्ण स्वामी भक्ति के साथ बलबन की सेवा की थी, उसका सुदृढ़ बनाया और सेना को भी सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित किया। शासन तंत्र का पूरा अधिकार और नियंत्रण
था और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई शक्तिशाली दावेदार भी नहीं था। अतः निर्विरोध सुल्तान घोषित कर लिया गया। धन्यवाद बच्चों, आगे पढ़ते हैं बलबन अपन।